नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। जय जय जी। श्री राम। दर्शकों, राहुल गांधी जी बाबा बाबा जी, राहुल गांधी जी इस समय सारे घर के बदल देंगे, बदल दो वाले मूड में हैं। जैसा कि देखा गया वो कांग्रेस में एक तरह से बदलाव उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। गुजरात में गए, सीधे-सीधे मंच से ही कह दिया 40 को बदल दो। अब ये उनका हिस्ट्री उसके साथ एक चीज और भी रहा है कि जहां-जहां उन्होंने राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया है, वहां कांग्रेस से मुक्ति वाला जो मोदी का अभियान है, उसमें मदद ही की है। खैर, हम कौन होते हैं राहुल को ये समझाने वाले कि भैया कांग्रेस का कैसे भला करो। पता चला दर्शक ही हमको सुनाना शुरू कर दें। महाराष्ट्र में वो इसी प्लान में है, गुजरात में इसी प्लान में है। हरियाणा में उनका प्लान क्या है? क्या हरियाणा में वो हुड्डा के साथ भी कोई ऐसा प्रयोग कर सकते हैं? क्या देख रहे हैं ये जो बदलो वाली एक जो सिस्टम चल रहा है काम राहुल का, इसका हरियाणा में भी कोई उर्वरक जमीन है, खाद पानी कुछ मौजूद है? पहले तो मैं दर्शकों, स्पेशली जो युवा दर्शक हैं, उनको बता दूं कि ये सारे घर के बदल डालूंगा का जो रेफरेंस है, ये कहां से आता है। आज से 30-35 साल पहले असरानी, अंग्रेजों के जो जमाने के जेलर हुआ करते थे शोले में, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट किया था। लक्ष्मण सिल्वानिया नामक एक कंपनी आई थी, वो बल्ब बनाती थी। और वो जमाना था जब भारत में वो पीले वाले लट्टू 40, 60 और 100 वाट के जला करते थे, और बड़ी बेचारी ढीली ढाली तो रोशनी दिया करते थे। तो जब लक्ष्मण सिल्वानिया कंपनी आई तो उन्होंने सफेद बल्ब निकाला था, सफेद रोशनी वाला। तो असरानी बोला करते थे, सारे घर के बदल डालूंगा, ये पीली रोशनी वाले लट्टू जो है वो नहीं जलेंगे। तो राहुल जी मुझे लगता है आज भी 30-35 साल पीछे ही चल रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि सारे घर के बदल डालूंगा। अच्छा, चलिए, ये तो बात हुई कि ये आया जुमला कहां से। दूसरी बात पर यह है कि निश्चित रूप से सारे घर के वो बदल सकते हैं। पता है क्यों? बदला किसको जा सकता है? जिसका कोई जनाधार नहीं है। उसको चाहे जैसे वो इधर से उठा के इधर कर दीजिए, निकाल दीजिए, ले लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। या किसी एक सीट पर जो 5-10 हजार वोट अपनी जेब में रख के चलता है, कुछ दूसरी तीसरी पुष्ट का नेता है, कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी सीट नहीं जिता सकते। ऐसे लोगों को रख भी लेंगे या निकाल भी देंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है। मजा तो तब है जब किसी बड़े जनाधार वाले नेता को छूक दिखाए। तो तब हरियाणा में प्यादों को तो बदल देंगे। अब ये बताइए ना, केसी वेणुगोपाल के पास क्या जनाधार है? या किसी भी छुटभइये कांग्रेसी नेता के पास क्या जनाधार होता है? उसको निकाल भी दो या रख भी लो। अच्छा, एक बात बताइए, किसी छुटभइये नेता को, जनाधार विहीन नेता को निकालने भर से या किसी को ले लेने भर से या कोई नई लीडरशिप खड़ी कर देने भर से अगर पार्टियां चुनाव जीता करती तो फिर तो हिंदुस्तान की कोई पार्टी फ्लॉप ही नहीं होती सर। मुझे सबसे बड़ी जो हंसी आ रही है वो राहुल गांधी के पॉलिटिकल एक्यूमेंट, जो इनका जो सोच है, राजनीतिक सोच पे शंका हो रही है कि ये आदमी सचमुच कांग्रेस की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आखिर कांग्रेस सत्ता से क्यों बाहर हुई, कांग्रेस ने अपना जनाधार क्यों खोया, जो कांग्रेस एक जमाने में 410 लोकसभा सीटों की पार्टी हुआ करती थी, वो क्यों आज इस दुर्दशा को पहुंची। एक चीज और है सर, जरा हम कांग्रेस की जरा जर्नी को अगर 1947 से लेकर आज तक देखें, तो जिस जमाने में
नेहरू का राज था, उस जमाने में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा औरा था, इतना भाई स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, तो लोग उस खुमार में थे ना, महात्मा गांधी और वो सब पूरा जो था। तो 60-62 तक चलती रही, 62 तक आते आते उनकी पोल खुलने लग गई, उनकी नीतियों की पोल खुल गई है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनकी पोल खुल गई, वो कितने बड़े दूरदर्शी नेता थे इसकी पोल खुल गई। फिर चलिए साहब लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी तक भी आते आते भारत में विपक्ष नाम की कोई बहुत चीज नहीं थी। पर जैसे ही भारत में हल्का सा भी विपक्ष पैदा हुआ, कांग्रेस हमेशा अच्छी खासी 300, 350, 350 सीट जीत के, इंदिरा के जमाने में अगर आप याद करें, जीत के आती थी और विद इन 3 इयर्स एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो जाती थी। और उसके बाद भाई एक बार तो उनकी इज्जत बची इसलिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में युद्ध लड़के जो है पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए, अदरवाइज वो उस वक्त शी हैड बिकम एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। और 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ और 74 आते आते 3 साल के अंदर इतनी अनपॉपुलर हो गई कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। चलिए साहब इमरजेंसी लग गई, सब कुछ हो गया। 1980 में फिर चुनाव जीती और 1982-83 2-3 साल के अंदर देश में इतनी अनपॉपुलर हो गई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और वो सब तमाम करना और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। 84, 410 सीट 2 साल के अंदर इतनी अनपॉपुलर हो गई कि वीपी सिंह ने जीना हराम कर दिया। 410 सीट का प्रचंड बहुमत से जीतने वाली पार्टी 2 साल के अंदर 200 सीट के लेवल पे आ गई और अगला चुनाव हार गई। तो सर कांग्रेस को डायग्नोज ही करना नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है कि हम इतनी तेजी से अपनी पॉपुलैरिटी लूज क्यों करते हैं हर चुनाव के बाद। सर और सामने आपके भाजपा जैसा विपक्ष है जो चुनाव दर चुनाव अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है, गलतियां करता है, तुरंत कोर्स करेक्शन करता है। 24 में गलती की, 240 सीट पे सिमट गई, 60-65 सीट लूज किया, तुरंत कोर्स करेक्शन किया। हरियाणा स्वीप, महाराष्ट्र स्वीप, दिल्ली स्वीप। सर अगर अपने अंदर कुवत नहीं है तो दूसरों की गलतियों से, दूसरों की सफलताओं से सीखो ना। राहुल गांधी आज भी उनको वो तुक्के से, सर वो कुछ लोग झाड़ फूक करके ओझैती करा के, है ना, अपनी समस्याओं का हल ढूंढने जाते हैं। पंडित जी तो बोलते हैं कि उपाय बताइए, फेल कहाँ हो जाता है भाई लड़का हमारा, दिन रात पढ़ता है। हरियाणा में इनकी हिम्मत है कि ये हुड्डा को छू दें। अवनीश भाई मैं 1984 से, जब मैं 19 साल का था तब से हरियाणा की राजनीति को स्टडी कर रहा हूं। भाजपा के सामने एक विकल्प था कि वो जब 2014 का चुनाव जीती तो किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाए, जो कि परंपरा रही है। भाजपा ने नया रास्ता चुना और भाजपा ने 24% जाटों की लाइन को फॉलो न करते हुए 76% 35 जाति की लाइन को फॉलो किया। भाजपा चोज टू गो विद 35 जात। इससे हुआ क्या कि वो बहुसंख्यक समाज की राजनीति करने लगी। जाट अगर नाराज होते हैं कोई बात नहीं, मना लेंगे। पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए जाट कितना नाराज रहे खट्टर साहब से, परंतु 35 जाति इतनी मजबूती से भाजपा के साथ खड़ी थी कि वह हरियाणा जो हर 5 साल पे सरकार पलटता है, वो लगातार तीसरी बार भाजपा को जिता के दिया।
और भाजपा आज भी, अच्छा जब खट्टर साहब को बदलने की बारी आई तो बड़ा आसान रास्ता था, जाट कम्युनिटी को खुश करने का बहुत आसान रास्ता था। किसी नए मुख्यमंत्री किसी जाट बना देते, भाजपा ने कहा नहीं। मेरी खट्टर साहब से इस विषय में बाकायदा आमने सामने बैठ के चर्चा हुई। उन्होंने कहा सर ये इतना लेट क्यों निर्णय लिया, कहते वो हाईकमांड करने। तो मैंने पूछा हुआ कैसे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना विकल्प देखिए। मैंने कहा बताइए, आज ही बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप ही चुनेंगे अपना विकल्प। तो उन्होंने बोला आप बताइए ना चॉइस क्या है। बोला ओबीसी, कोई ओबीसी चाहिए। तो उन्होंने कहा नैप सिंह सैनी। जाट के नाम पर चर्चा ही नहीं हुई। पूरी अच्छा जाट कम्युनिटी चूंकि डोमिनेंट कम्युनिटी है, लैंड ओनर्स हैं, तो अपने साथ समाज के अन्य लोग अपने आप जोड़ के चलते हैं। इसके बावजूद भाजपा ने चूज क्या किया, बहुसंख्यक समाज की राजनीति करना चूज किया। राहुल गांधी को ये बेसिक चीज ही समझ नहीं आती है। वो इंडिया अलायंस पूरा का पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। 14-15% मुसलमान को खुश करने की राजनीति करता है, 85% हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके। आज तक कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमांड रामलला के दर्शन नहीं करने गई। कांग्रेस और पूरा इंडिया अलायंस जिस महाकुंभ में 65-66 करोड़ हिंदुओं, अच्छा एक मिनट, मैं कुंभ स्नान करने नहीं जा पाया, पर मैं कितनी गहराई से कुंभ मेरे अंदर और मैं कुंभ के अंदर एक दिन में 8 बार डुबकी लगा रहा था ना। सर जो नहीं जा पाए वो भी ये मत सोचिए कि कुंभ नहीं नहाए। अरे बाप रे बाप, एक दिन में 20-20 बार कुंभ नहा रहे थे हम लोग। तो बहुसंख्यक समाज, हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए जो मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है उसको आप दिन रात कर रहे थे। फिर कहते हो यार ईवीएम हैक हो गई। ये तुम्हारी राजनीति है। तुम आज भी सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म का ढोल, फटा हुआ ढोल पीट रहे हो, हिंदू सेंटिमेंट की परवाह किए बिना। तुम एक नकली हिंदू बन जाते हो, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हो, धोती पहनते हो और टांगे फैला के चलते हो। तुमको लगता है कि सर्विस देने से, थूक से दिलाने से मुष्टि जी जाएगी। तो राहुल गांधी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनकी मूल समस्या क्या है। उनको भी लगता है कि 30-40 ठो नेता बदलेंगे, कुछ नए यस मैन, हाँ में हाँ मिलाने वाले जनाधार विहीन नेता जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और ट्विटर पे ट्वीट करके जो राजनीति करते हैं और ट्विटर पे ट्वीट करके चुनाव जीतने की जो योग्यता रखते हैं, ऐसे लोगों को आप 40 को हटा देंगे, 40 को, और फिर बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। तो सर हरियाणा में, हरियाणा में आज क्योंकि वहां तो जनाधार है ना सर, इसीलिए हरियाणा पूछा मैंने। बिल्कुल हाँ, हरियाणा में हुड्डा के पास जनाधार है। हुड्डा अपनी गलती, हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गए। नहीं तो हुड्डा तो चुनाव तो जीते हुए थे। हुड्डा ने 17 सीट जानबूझ के हरवा दी, बागी खड़े करके। तो सर बात यह है कि हुड्डा के पास आज भी 40% कांग्रेस का वोट है। जो 40% मिला है ना कांग्रेस को, वो हुड्डा की बदौलत मिला है, वो राहुल गांधी की बदौलत नहीं मिला है। राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस में एक सिंगल वोट नहीं दिलाते राहुल गांधी। और सर हुड्डा जाटों के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता है, और जाट माने 40%, मतलब खुद की पॉपुलेशन बेशक 24% है, 24 में से मान लीजिए 18-19% मिलता होगा कांग्रेस को, और बाकी जो बाकी जातियां हैं वो सब मिला के, हुड्डा की पॉलिटिक्स मिला के, सब कुछ मिला के सर 40% के आसपास वोट है। ऐसे आदमी को अगर टच कर देंगे राहुल गांधी, तो बचेगा क्या हरियाणा में कांग्रेस के पास। इसलिए अच्छा एक मिनट, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है,
तो आप डीजीपी साहब एक काम करें कि एक होमगार्ड को सस्पेंड कर दें। अरे भैया, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति होमगार्ड को सस्पेंड करने से ठीक होगी? सर यही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस को जिताने के लिए होमगार्ड्स को जो है ना, वो जो बेचारे दरी बिछाते हैं और कांग्रेस कार्यालय की सफाई करते हैं, उनको बदल रहे हैं। हाँ, उनको बदलने से क्या होगा। अच्छा, हुड्डा सर जी के बारे में हमने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि अभी ये गुजरात गए थे। गुजरात में जहां ये बयान दे के आए हैं कि 10, 20, 40 मतलब इतने निकालेंगे हम, तो वहां पर वो यही कि पिछले विधानसभा चुनाव में और अब तक जो है हमारे बहुत सारे नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो यानी चुनावी असफलता के लिए। तो यहाँ हुड्डा ने भी तो हरियाणा में भाई कांग्रेस हारी है तो असफलता तो हुई, ऐसे में हुड्डा को भी बदलने का ये सवाल वहां से आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भाई हुड्डा क्यों जाएंगे, हुड्डा को क्यों राहुल गांधी हटाएंगे, खाली मोटे नेता थोड़ी ना, हारे हुए नेता है ना, चुनाव हारे हैं। तो आप गुजरात में ये बात अगर जाके कहते हैं तो ये हरियाणा पे भी लागू होती है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर मान लीजिए हुड्डा के पास इतना सब कुछ है और राहुल गांधी जिस मूड में लग रहे हैं, किसके किसके बारे में बात चल रही है, किसको बदला जाएगा, उसको बदला जाएगा, तमाम तरह की खबरें हैं, ऐसा उनकी कार्य समिति में ढेर सारे वो बदलाव करने वाले हैं, वही जुमला कि सारे घर के बदल डालूंगा। अगर मान लीजिए हुड्डा को उन्होंने बदल दिया, हुड्डा और बीजेपी का मैंने आपको कोई संबंध दिखता है पहले तो ये। दूसरा एक चीज और मुझको याद आता है जयंत चौधरी का, उत्तर प्रदेश का। आप देखिए जयंत चौधरी की हैंडपंप बाकायदा बीजेपी ने अपने सहयोग से अच्छी जगह पे गड़वा रखी है, काम भर का। जयंत चौधरी की आइडेंटिटी, जाट पॉलिटिक्स, उनकी सब कुछ बचा हुआ है। दूसरे उसका जो हैंडल है वो जाटों को पकड़ा रखा है, लेकिन पानी उसमें से बीजेपी के समर्थन का निकलता है। आप समझ रहे हैं गठबंधन वाली राजनीति, जिस तरीके से अलग आइडेंटिटी जयंत चौधरी और जाट पॉलिटिक्स, जाट प्राइड और इसको रखते हुए उसके बाद भी बीजेपी साथ लेके चल रही है। आप हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति देखते हैं क्या? 1990 के आसपास की बात है। मैं अपने किसी निजी काम से एक कांग्रेस के नेत्री के साथ अर्जुन सिंह जी के से मिलने गया। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश वाले, उन दिनों वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। 3 दिन तक हम उनकी कोठी पे सुबह चले जाते थे, रात को 10 बजे तक वापस आते थे। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो इतने बिजी रहते थे और कम से कम 200-250 लोग 24 घंटे वहां उनसे मिलने का इंतजार करते थे 3 दिन। फिर तीसरे दिन उन्होंने सबको एक लॉन में खड़ा कर लिया और एक ही करीब 15 मिनट के एक राउंड में सबको निपटा दिया। हाँ भाई बोलो, हाँ बोलिए, हाँ ठीक। उसके बाद लाइन में सब खड़े थे। उसी अर्जुन सिंह से मिलने मैं 5 साल बाद गया तो अपनी कोठी पे निपट अकेले बैठे थे और वहां मैं मिल के आया। इस बार वो कांग्रेस की नेत्री भी नहीं थी। मैंने बाबू कल्याण सिंह जी का वो दृश्य, मुझे तो वो इतना मार्मिक दृश्य लगता है। मैं और मेरी पत्नी लखनऊ की एक रात को काशी विश्वनाथ पकड़ने के लिए 11 बजे हम लोग जब चारबाग स्टेशन पे पहुंचे हैं तो सर लखनऊ चारबाग पे पोर्च के नीचे एक व्हाइट एम्बेसडर खड़ी थी और उसके बगल में एक आदमी निर्विकार एकदम अकेला, निपट अकेला खड़ा था। मैं और मेरी पत्नी अचानक ठिठक गए। अरे, मैंने कहा कल्याण सिंह जी ऑल अलोन, और दुनिया उनके बगल से निकल के जा रही थी। सर जब सत्ता नहीं रहती है तो कल्याण सिंह, बाबू कल्याण सिंह जैसे लोग भी निपट अकेले पोर्च के नीचे खड़े रह जाते हैं। सर ये प्रॉब्लम जयंत चौधरी के साथ भी आई है और ये प्रॉब्लम हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी आएगी। जब सत्ता बहुत देर तक नहीं रहती है तो सर नेता एकदम अकेले। मेरे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कोठियां एकदम सुनसान पड़ जाती हैं दिल्ली की, कोई मिलने नहीं आता। सर नेता को लगता है कि बस मरण, धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं। वो सन्नाटा नेता से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए किसी भी कीमत पर कोठी पे चहल पहल बनी रहनी चाहिए।
इसलिए लंबे समय तक नेता विपक्ष में नहीं बैठ पाते, बड़े नेता जिनको कोठियों पे चहल पहल के। इसलिए उन्होंने कहा था कि जयंत बहुत दिन तक सपा के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सत्ता की और कोठी पे चहल पहल की आदत है सर। यही चहल पहल हुड्डा को भी अपनी कोठी पे रोहतक में और दिल्ली में चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को। सर इस बार जब चुनाव हो रहा था तो बग्घियां, घोड़े, ढोल और लड्डू आ चुके थे सर। 12 बजते बजते हुड्डा की कोठी पे सन्नाटा था, सन्नाटा। हाँ, अरे वो बग्गियां लड्डू वगैरह वापस जाते हुए वीडियोस तमाम थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये सर ये संभावना एक बनती है, एक युति की संभावना बन सकती है। ये लॉजिक आपका बड़ा सीरियस लॉजिक है और प्रैक्टिकल लॉजिक इसलिए है। सर बिल्कुल वो प्रैक्टिकल। सन्नाटा नेता से बर्दाश्त नहीं होता, उसको सत्ता का करंट चाहिए। ना मेन लाइट आए, साला जनरेटर चले, न जनरेटर चले, इन्वर्टर चले, वो न चले तो चाइना वाली एलईडी लाइट चले, पर अंधेरा नहीं बर्दाश्त होता सर। और हुड्डा बहुत देर तक सत्ता से बाहर नहीं रह पाएंगे, इसलिए भाजपा बिल्कुल में या बिल्कुल। सत्ता में आना उनके लिए बहुत जरूरी है। और केंद्र में अगर मंत्री भी, अच्छा सर भविष्य में भी अब हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की कोई संभावना अब दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में हुड्डा अगर केंद्र में दीपेंद्र को या भूपेंद्र हुड्डा को केंद्र में अगर भाजपा मंत्री पद भी ऑफर करेगी, जो कि भाजपा के लिए छुट्टियों का काम, तो सर नहीं, एक एक चीज और विकल्प भी है ना, तो भाजपा ये ज्वाइन भी है। करने का है, एक और विकल्प दूसरा जो है, भाजपा ज्वाइन करने का, दूसरा जयंत चौधरी वाला मॉडल है, दूसरा जयंत बन चौधरी जाए वाला पर। मॉडल। ठीक बात है। हेमंता विश्व शर्मा बनने की भी गुंजाइश है और जयंत चौधरी बनने की भी गुंजाइश हुड्डा के पास खुली हुई है। हाँ, जैसे अखिलेश के लोग हैं जी लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा सत्ताधारी जिसको कि सत्ता की लगातार अपने बूते सत्ता लाने की, 40% वोट कांग्रेस का नहीं हुड्डा का है, तो अपने दम पर लाने के एक बाद और एग्जाम्पल सर, हाँ, भजन लाल जैसा नेता बच्चन लाल एकदम सत्ता से बाहर हुआ तो क्या हालत हो गई ठीक बात, है? भजन एकदम लाल सही जैसे बात, नेता। और बाबू कल्याण सिंह जी का तो खैर बड़ा दुखद एग्जाम्पल है हम लोग के सामने। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। एक समय तो ये हाँ, एक समय भाजपा में नंबर 2 के नेता माने जाने लगे थे अटल अडवाणी के बाद। हाँ हाँ, सेंटर की भूमिका तैयार हो चुकी थी, बड़ी भूमिका तैयार हो चुकी थी। और फिर आप और देखिए उनके फिर जैसा प्रशासक सर, जन नेता, मतलब जनन धरती पे अगर मतदाताओं के दिलों पर अगर किसी व्यक्ति ने राज किया, वो भी राज किया उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। उत्तर प्रदेश, एकदम सही बात है। और एक चीज और बाबा जी, कि खाली ये नहीं कि राम जन्मभूमि और श्री राम लला मंदिर में उनका योगदान, उसी के साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, एजुकेशन में जो उन्होंने सुधार किया वो देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। एक चीज सर, भाजपा का कोर्स करेक्शन देख लीजिए। हाँ, वो जो गैर केशु उठे भाई पटेल की छाती पे चढ़ के मोदी मुख्यमंत्री बने, पर जैसे ही मुख्यमंत्री बने केशु भाई पटेल सामने बैठे थे, उतर के गए मंच से, हाथ पकड़ के लेके आए, अरे मंच पे बैठाया। बाबा जी, आप जिन बाबू कल्याण सिंह की बात कह रहे हैं, हाँ, गुस्से में और लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो चले गए, मुलायम सिंह तक के नजदीक चले गए, लेकिन उसके बाद भाजपा ने कोर्स करेक्शन किया और बाबूजी की तरह फिर से लाके स्थापित किया और मरते वापस दम तक स्थापित किया राज्यपाल और बना के, वही मरते सम्मान दम तक दिया। राज्यपाल बना के सेवा करती रही हाँ, बीजेपी वो और पार्टी है, भाजपा के झंडे में लपेट के। और योगी 21 जी तोपों हर की दूसरे सलामी दिन देकर सर भर्ती थे, कौन नहीं गया योगी जी हर दूसरे दिन, और कौन नहीं गया। और आपसे याद कीजिए रामलला का मंदिर का जब हुआ, बिल्कुल जाके वहां पर हाथ उठा के रामलला की जय बोलते हुए कल्याण सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे होता ना कि परिवार में बुजुर्गों की और अपने घर वालों की कैसे, रिश्तेदारों की कैसे चिंता की जा सकती है, ये तो मानना पड़ेगा सर, पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रपति नहीं, तक सर। मोदी का और शंकर सिंह वाघेला का
एकदम सही। क्या रिलेशन है आज भी? अरे सर, एक समय याद कीजिए, राजनाथ सिंह जी की यूपी में कितने वर्ष हाँ। फ्रंट खुले हुए थे। तो बीजेपी बड़ी इस बात की, संगठन की तो मास्टर है, और उसके पास हेमंता विश्व शर्मा जैसा उदाहरण भी है कि आज किसी की अगर शॉर्ट मेमोरी हो, उसको बता दिया जाए कि हेमंता जी कभी कांग्रेस में थे, तो वो आदमी चौंक पड़ेगा, कहेगा बात हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। या आगे आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चे होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं सर, कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता ऐसा आदमी। तो भाजपा के पास ये गुंजाइश है। और अब यहाँ देखना है कि सारे घर के जो बदलने चले हैं राहुल गांधी, उसमें हुड्डा जैसे, जो कि अपने यानी कि एक सोलर लाइट की तरह है, खुद चार्ज होते हैं हरियाणा में और खुद रोशनी करते हैं, उसको बदल पाने की हिम्मत, हौसला ये राहुल गांधी कर पाएंगे क्या? देखते हैं। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, और हरियाणा पर विशेष तौर से राहुल गांधी के इस बदलो मॉडल के बहाने से बहुत अच्छी बातचीत हुई। उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगी। समय देने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए प्रणाम।